एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के तीसरे सबसे बड़ा उत्सेचक के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। इंटरनेशनल इकोनॉमी और जियो पॉलिटिकल मामले में अपने बढ़ते प्रभाव के मुताबिक भारत पिछले कुछ वर्ष में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में तेजी से सक्रिय हो गया है। ये जलवायु परिवर्तन को लेकर यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कार्यक्रम है वो इस बार इसकी 28वीं बैठक होने वाला है, लिहाजा इसे COP28 नाम दिया गया है। हालांकि भारत ने 2008 में इनमें से एक सम्मेलन की मेजबानी भी की थी, लेकिन उस समय COP के बहुत सरल मामला हुआ करते थे, जिसमें केवल जलवायु वार्ताकार और कुछ पर्यावरण मंत्री ही शामिल होते थे। वो उन बेहद हाई प्रोफाइल घटनाओं से बहुत अलग थे जो हाल ही में COP बन गया है। इनमें से कम 3 2009 में कोपेनहेगन में COP15, 2015 में पेरिस में COP21 और 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान 100 से ज़्यादा देशों का राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें हिस्सा लिया था। और अब COP दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है और इस बार कम से कम 160 देशों का राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अपने आकार और जनसंख्या के कारण भारत हमेशा ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़ा उत्सेचक में से एक रहा है। एक स्वतंत्र पहल ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च के उत्सर्जन डेटाबेस के आंकड़े से पता चलता है कि 1970 और अब के बीच भारत का उत्सर्जन लगभग 4 गुना बढ़ गया है। भारत का लगभग 40% उत्सर्जन बिजली उत्सर्जन क्षेत्र से आता है, जबकि भूमि परिवहन लगभग 10% योगदान देता है। लेकिन प्रति व्यक्ति का संदर्भ में भारत का उत्सर्जन कम है और ये वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का निम्न स्तर लोगों की ऊर्जा तक कम पहुंच, कम खपत और अपेक्षाकृत कम जीवन स्तर का संकेत देता है। भारत अपने समय और समग्र उत्सर्जन को सीमित करने की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मांग का मुकाबला करने के लिए अपने कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का हवाला देता है। भारत ये तर्क देता है कि भारत को अपने नागरिकों को विकसित देशों की समान जीवन स्तर तक उठाने की जरूरत है। भारत का तर्क यह होता है कि जो देश विकसित हो चुका है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी दलील दे सकता है, लेकिन भारत जैसे देश जिन्हें अभी तेज विकास की जरूरत है उसे जलवायु परिवर्तन का हवाला देकर उसको विकास को रोकना गलत नीति है। 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, जिसने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को जन्म दिया, भारत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जलवायु कार्रवाई का बोझ विकासशील देशों पर असंगत रूप से ना पड़े। उधर UNFCCC के नींव में से एक सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत रहा है, जो इस बार बहुत जोर दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना हर किसी का काम है, लेकिन अमीर और विकसित देशों को उस जिम्मेदारी को बड़ा हिस्सा उठाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अधिकांश उत्सर्जन किया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनके पास कार्य करने के लिए अधिक संसाधन और क्षमता है। भारतीय वार्ताकारों ने 1997 में COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्य भूमिका निभाई, जो दृढ़ता से CBDRRC सिद्धांतों पर आधारित था। अमीर और विकसित देशों का एक समूह को विशिष्ट उत्सर्जन कटौती लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिन्हें 2008 से 2012 की अवधि में लागू किया जाना था, जबकि भारत और चीन सहित विकासशील देश जो भी राष्ट्रीय स्तर पर उचित जलवायु कार्रवाई करना उचित समझते थे उसे करने के लिए स्वतंत्र थे। अमीर देशों पर लगाए गए शर्त के कारण क्योटो प्रोटोकॉल स्वाभाविक रूप से अस्थिर था। प्रत्येक COP फैसले में CBDRRC सिद्धांतों के धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। इस अवधि में 2008
से 2015 के बीच जब पेरिस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था, सीओपी में भारत का मुख्य प्रयास इस शरण को यथासंभव रोकना था। पेरिस समझौता विकसित देश सहित हर देशों को अपना जलवायु कार्यों पर निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की अनुमति देता है। हर किसी के पास एक जलवायु कार्य योजना होनी चाहिए जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या एनडीसी कहा जाता है, लेकिन कई अनिवार्य लक्ष्य नहीं है। विकसित और विकासशील देशों के बीच केवल मामूली अंतर ही बरकरार रखा गया है, वो भी अनौपचारिक रूप से। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी।